हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। देखो आज का जो ये लेक्चर है ना, लेक्चर नहीं है, ये बेसिकली बस एक इंटरेक्शन है जिसमें आप लोगों को हल्का सा मुझे ये बताना है कि यूपीएससी के लिए हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ऑलरेडी नहीं पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है यूपीएससी के लिए, तो हम सबको पता है ऑलरेडी। लेकिन ना इसमें एक चीज जानने की जरूरत है हमें कि हम ना भूल जाते हैं कि हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, या हिस्ट्री में टाइमलाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, या कौन सा राजा पे कितना फोकस हम लोगों को करना है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, हमें बार बार मेमोराइज करते रहनी चाहिए। तो ये जो आज का एक हमारा सेशन है, उसमें आपको बस मैंने ये बताना है कि जो हिस्ट्री है उसको आपने अप्रोच कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, जिसको 2-3 महीने हो गए हैं पढ़ते हुए, या फिर एक ऐसा बच्चा जो अभी तैयारी के बारे में सोच रहा है, या फिर जिसने अभी सिर्फ सोचा ही नहीं है, वो बस ये देख रहा है कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूं या ना करूं, या फिर सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बहुत सारे दिमाग में उसके डाउट्स होंगे। तो सारे जितने बच्चे ये वाले कैटेगरी में जो आते हैं, उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्का सा आपको आइडिया लगेगा इससे कि हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, क्योंकि प्रीलिम्स में कम से कम 16 से 20 क्वेश्चंस हैं जो आते हैं फ्रॉम हिस्ट्री, क्योंकि एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न, इतने सारे पैरामीटर्स हैं हिस्ट्री के, जिसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। तो अगर हम जैसे आगे चलते हैं इसमें, सो वी शुड नो कि जो बिगिनर बच्चा है वो कैसे हिस्ट्री को अप्रोच करे, वो क्या करे। एनसीईआरटी पढ़े, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़े, नोट्स को पढ़े, या नोट्स बनाए कैसे, क्या कोचिंग क्लास ज्वाइन करे, क्या करे वो, है ना। तो बेसिकली जो क्या का आंसर है वो हम लोगों को लेना है। एक ना प्रॉपर अप्रोच हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आप ना एनसीईआरटी से शुरू करिए अभी, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो नई एनसीईआरटीज आ रही है सारे की सारी। तो आप लोगों ने करना क्या है, जो ओल्ड एनसीईआरटीज हैं उसके भी जो पुरानी ओल्ड एनसीईआरटीज हैं वो पढ़नी है हिस्ट्री के लिए, क्योंकि आजकल तो बच्चों पे बर्डन कम करने के लिए कंटेंट ना कम कर दिया गया है बाय सरकार। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अब लगता है कि यार हम इतना थोड़े पढ़ेंगे। हमारे टाइम पे या हमारे जो और जनरेशन है उनके टाइम पे काफी सारा कंटेंट जो था वो बुक्स में लिखा जाता था। तो हमें चाहिए कंटेंट, हमें चाहिए है स्टोरी। तो वो जो स्टोरी फॉर्मेशन है वो आपको बहुत अच्छे से मिलेगी इन पुरानी एनसीईआरटीज में। तो चाहे वो एंशिएंट की आर एस शर्मा वाली हो, चाहे मिडिवल इंडिया की आर एस शर्मा वाली एनसीईआरटी हो, तो काफी सारी जो ओल्ड एनसीईआरटीज हैं वो अपने को पढ़नी पड़ेंगी। और क्योंकि हिस्ट्री है मतलब स्टोरी, तो जब तक आप इसको स्टोरी की फॉर्म में नहीं पढ़ोगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। बात यह है कि अब आपको पता हो कि भाई मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य कैसे राजा बने, या फिर उसके बाद जो अशोक आएंगे उन्होंने क्या क्या काम किया, उनको हम चंड अशोक कहते हैं या धम अशोक कहते हैं, क्या रीजंस हैं, कौन कौन सी उनकी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से उनका जो पूरा एम्पायर है वो काफी दूर तक फैल चुका था। तो ये सारे जो आइडियाज हैं ये अपने को हल्का सा समझना है कि हम इसको एज ए कॉन्टेक्स्ट की फॉर्म में पढ़ें। हम ऐसे ना करें कि हमने एक पूरे पेज पे ना 20 बुलेट पॉइंट्स बना लिए हैं कि इसके बेटे का नाम ये था, इसने ये वाला जो वॉर है वो अब लड़ा था, ये इसने पॉलिसी चलाई थी। ऐसे ऐसे हमें बहुत रैंडमली नहीं पढ़ना हम लोगों को। हमको बहुत ही ज्यादा टाइमलाइन को, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजों को पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग एनसीईआरटीज से, उसके बाद हम आएंगे स्टैंडर्ड बुक्स पे कि बिपिन चंद्र ने कोई एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक लिखी है क्या, चाहे वो मॉडर्न इंडिया की हो, चाहे वो मिडिवल इंडिया की हो, किसी भी आपके पोर्शन की हो हिस्ट्री की, तो वो हम लोगों ने पढ़नी है। चाहे आर्ट एंड कल्चर के नितिन सिंघानिया वाली बुक हो, कितनी पढ़नी है, कौन कौन चैप्टर उसमें से आपने मतलब फाइंड आउट करने हैं कि जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर आपने बनाने हैं उसमें नोट्स। आप जब भी नोट्स बनाओ ना, इस पूरे पेज को ना ऐसे 75-25 के रेशो में डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ पर वो सारी चीजें लिखनी है जो टीचर आपको पढ़ा रहा है। जब वो टीचर कोई स्टोरी आपको बता रहा है, तो जितने पॉइंट्स आपको लगते हैं कि हाँ ये मेरे काम की चीजें हैं, ये आप लोगों ने लिख लें। यहाँ पे आपने लिखना है साइड वाले पोर्शन में जो आपको होमवर्क मिला हुआ है, चाहे वो कोई टेम्पल्स दिया हुआ है आपको याद करने के लिए, या कोई जो है पेंटिंग का एग्जाम्पल टीचर ने दिया है। तो ये आप लोगों ने घर जाके थोड़ा सा रिसर्च करना है, जिससे कि आपकी जो रीजनिंग है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो अवेयरनेस है वो बढ़ती है रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, है ना। तो रिगार्डिंग एनी टॉपिक जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी वो ऐसे ही आप लोगों ने इंक्रीज करनी है। एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स, पीवाईक्यूज को इग्नोर मत करना। इग्नोर करेंगे तो यूपीएससी इग्नोर कर देगा हमें, क्योंकि पीवाईक्यूज जैसे पूछे जाते हैं ना, जैसे अगर मान लो हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आए हैं पिछली बार, तो उससे अगली बार भी 20 ही आएंगे। अब पिछले कितने सालों से हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनके पास ना कंटेंट अब खत्म हो गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है ना बहुत दिन प्रतिदिन डिफिकल्ट होते चले जा रहे हैं,
क्योंकि इजी वाले वो पूछ चुके हैं यार। अब वो कितना पूछेंगे कि अशोक ने कलिंग वॉर कब जीता था, या कब उसने बुद्ध धर्म की स्थापना कर दी थी, अशोक का धर्म कब आ चुका था, कब तक पूछेंगे वो? एक ही चीज कितनी बार पूछ सकता है कोई? और इतना सब कुछ जो है चीजों के डिफिकल्ट होने के बावजूद भी कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा बीच में आपको मिलेगा जो आपको पीवाईक्यूज की हेल्प से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराने में बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा। तो ये समझने की जरूरत है कि पीवाईक्यूज के बिना हमारी तैयारी नहीं है। अगर आप कोई डायनेस्टी पढ़ते हैं, चाहे वो सातवाहन डायनेस्टी है, चाहे वो शुंग डायनेस्टी है, चाहे मगध एम्पायर है, कोई भी डायनेस्टी है, आपको जब तक ये नहीं पता कि उस डायनेस्टी में से कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। ओके उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, ऐसे एनसीईआरटी, देन स्टैंडर्ड बुक्स, देन नोट्स, जो इंपॉर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स है वो और ज्यादा बढ़ रही है। और ये सब ना अब अगर आप खुद अकेले करने बैठेंगे तो ये हिस्ट्री के लिए भी ट्रू है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके पास। तो आपको ना गाइडेंस चाहिए होती है कि भाई आपने तैयारी करनी कैसे कैसे है। जैसे अगर आप सारा सब कुछ खुद पढ़ने लगेंगे तो देयर विल बी लैक ऑफ मोटिवेशन। जब आप बच्चों के साथ पढ़ते हैं ना तो आपको ये रहता है कि भाई हाँ ये काम मुझे दिया हुआ है, होमवर्क दिया हुआ है, इस बच्चे ने फोटो खींच के भेज दी है ग्रुप पे, मुझे भी भेजनी है। तो जो डंडा सिर पे रहता है ना वो दिमाग में कहीं ना कहीं आपके रहेगा, तो उससे आपकी तैयारी जो है वो रेगुलर हो जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप अकेले पढ़ नहीं सकते हैं या फिर जो है आप इतने पंक्चुअल नहीं है या डिसिप्लिन नहीं है, होंगे आप होंगे, लेकिन अगर आप कंपैरिजन में आएंगे उस बच्चे के जो कंपटीशन के माहौल में बैठा है, अपने आप को जो है अकेला नहीं फील कर रहा है और उसको आसपास कंपटीशन दिख रहा है, उसके मुकाबले थोड़ा सा हम पीछे रह सकते हैं। सो एक जो गाइडेंस है वो अपने को चाहिए होती है। दूसरी चीज, अब आपको ये तो पता 2026 का जो प्रीलिम्स था वो कितना डिफिकल्ट आया था। अब डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, ये हमें पता लग गया, इसमें ये फैक्ट है। अब तो ये इसके पास दो ऑप्शन है आपके पास। इसके बाद या तो आप कर सकते हैं कि भी मैं तैयारी ही छोड़ रहा हूं, कि मैं कितना भी पढ़ लूं मेरा पेपर होगा ही नहीं। ठीक बात है, अगर आप तैयारी में नहीं आए हैं अभी तक तो बेसिकली आप ये सोचेंगे तैयारी में जाने का फायदा ही कोई नहीं, पेपर ही ऐसा आता है जिसमें सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। आप कट ऑफ भी तो देखो, कट ऑफ भी 72 के आसपास गई है, कट ऑफ कम गई। दूसरा, अब अगर पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, अब सपना तो सपना ही है, आईएएस बनना है तो फिर बनना है। अब जब बनना ही है आईएएस तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आप जो खुद बैठ के तैयारी कर रहे थे, जो खुद एनालिसिस आप कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है आपकी सिलेक्शन में। तो आपको और मेंटरशिप चाहिए है, आपको रोज मोटिवेशन चाहिए है, आपको दिन में 10 घंटे पढ़ने के लिए कोई डंडा सिर पे रखने वाला होना चाहिए है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको बिगिनिंग लेवल पर ही क्लियर होंगी अगर, तो आपका आगे की जर्नी जो है वो काफी बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये बस ये दिखाने के लिए हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड बुक सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं है। इन सब का एक इंटीग्रेशन बनेगा जो आपकी तैयारी में काफी अच्छे लेवल पर आपकी हेल्प कर देगा। ठीक है, अब ये सारी जो चीजें हैं ये मैंने आपको बताई, तो ना तैयारी हमें करनी कैसी है। अब तैयारी ना ऐसे नहीं करनी है कि भाई इसका बेटा ये है, इसने ये पॉलिसी लेकर आई, जैसे हमने जस्ट डिस्कस किया। आइडियाज पे सोचना है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि यार अकबर का रूल ना बहुत सेक्युलर था, अकबर बहुत सेक्युलर राजा हुआ करता था, तो क्या एक्चुअल में सेक्युलर था वो? कुछ लिमिटेशंस भी तो होंगी उसकी। तो वो लिमिटेशंस क्या है वो आपको रीड बिटवीन द लाइंस में समझ में आएगा कि नोट्स में कहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि भाई राजा और भी ये बेटर हो सकता था, दीज वर द लिमिटेशन ऑफ दिस राजा। साथ में हम कहते हैं कि भाई गुप्ता एज इज द गोल्डन एज। गोल्डन एज कहां से है? विमेन का स्टेटस तो बहुत ही लो था यहाँ पे, सती प्रथा जो है काफी प्रेवलेंट थी, चाइल्ड मैरिजेस प्रेवलेंट थी, तो कहां से गोल्डन एज हो गया ये? तो मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है विमेन की लाइफ की, तभी आप गोल्डन एज बोल सकते हैं, नहीं तो आप बोलते कि गोल्डन एज थोड़े है, ये सवाल उठाते हैं इसके ऊपर। तो जो चीजें हम लोगों को बताई हुई हैं उनको चैलेंज करने की जो कैपेसिटी है वो हम लोगों ने डेवलप करनी है अपने अंदर। और सिर्फ ऐसे नहीं कि बस बात काटने के लिए बात बोलनी है, ऐसा नहीं। बात काटने के लिए जो आपने बात बोली है उसके पीछे जो रीजंस हैं, जो जस्टिफिकेशंस हैं, उस पर हमें ध्यान रखना है कि आप बेसिकली किस बात पर ये बोलते हैं दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यू शुड हैव एग्जांपल्स कि ये बात बोलने की वजह से आपकी जो स्टेटमेंट है वो रिफ्यूट हो जाती है। हम सारे कहते हैं कि भाई जो अशोक का धम्म है वो सिर्फ मॉरल पॉलिसी थी, बल्कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था उसके इंपीरियल एक्सपेंशन का। वो तो बस ये है कि इसकी पीआर स्ट्रांग थी, मार्केटिंग स्ट्रांग थी इसकी, तब जाके जो अशोक है वो काफी ज्यादा फेमस हुआ था। लेकिन एक्चुअल में सिर्फ ये मॉरल पॉलिसी नहीं थी, ये अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए इसकी एक स्ट्रैटेजी थी, एक टैक्टिक्स थी।
तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि यार मतलब हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है। हिस्ट्री में सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, हिस्ट्री में कहानियां हैं, और कहानियां याद थोड़ी होती हैं, कहानी तो बस दिमाग में छप जाती है। अब कोई अगर आप मूवी देखते हो तो बार बार रिवाइज करनी पड़ती है क्या वो मूवी? अगर क्रिस्टोफर नॉलन ने बनाई है तो बात अलग है, लेकिन अगर नॉर्मल मूवी आपने देखी है तो बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आप कहानियों के थ्रू जब हिस्ट्री को सीखते हैं तब आपकी जो है नॉलेज और जो अवेयरनेस है वो अच्छी बनती है। यही मकसद है बस इस पूरे सेशन का, ये समझाना आपको। और इसी के हिसाब से जो PYQ है आपके हिस्ट्री के वो भी हम लोगों ने देखने हैं कि भाई पिछली बार ना कोई भी क्वेश्चन मिडीवल से नहीं आया 2026 में, तो क्या करें, मिडीवल पढ़नी छोड़ दे? नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि यूपीएससी इज योर अनएक्सपेक्टेड पब्लिक सर्विस कमीशन, अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अगर आज मिडीवल नहीं आई है, बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, 10 क्वेश्चन डाल देंगे उसमें से। तो ये जो खेल खेल रही है यूपीएससी, वो समझने की जरूरत है हमें। इसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, इसके लिए आपको मेंटरशिप चाहिए है, इसके लिए आपको ना हैंड होल्डिंग चाहिए है। तो PYQs को हम लोगों ने एनालाइज किया है, ऑब्वियसली हम पढ़ाने लगे हैं तो PYQs को एनालाइज करके ही पढ़ाएंगे। तो ये एनालिसिस के थ्रू हमारे ये जो नॉलेज है वो ये कहती है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहते हैं तब बात नहीं बनती है। पढ़ने के साथ साथ आपको MCQs भी प्रैक्टिस करने हैं, साथ में आपको वो बात जो है किसी को बोलकर भी सुनानी है। तभी जो इतिहास है, तभी जो ये स्टोरी है बेसिकली हमारी, वो पक्की हो जाती है। जैसे आपने कोई मूवी देखी है ना, तो आप जब मूवी की स्टोरी किसी और को बताते हो ना, तो फिर वो और अच्छे से आपकी पक्की जाती, दिमाग में बैठ जाती है कि भाई हाँ ये सब ये था। क्योंकि आप जब खुद बताते हो ना, तो आप दिमाग में पीछे कहीं ना कहीं आपके चल रहा होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, अगर अगले वाला ये पूछेगा तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया, बट अगले वाले ने नहीं पूछा तो आपको ये लगता है कि चल ठीक है, नहीं पूछा, पहले नहीं क्वेश्चन का आंसर आता था मुझे। तो आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं स्टेटमेंट को, जब आप कुछ खुद बताते हैं। तो ये जो PYQs हैं जो हिस्ट्री के जो एनालाइज हम लोगों ने किए हैं, वो बेसिकली बहुत ज्यादा ना अब चेंज हो चुके हैं। कैसे पूछे जाते हैं, पहले क्वेश्चन आता था कि भाई ये 4 चीजें लिखी हुई हैं, अब बताओ इनमें से कितने पेयर सही हैं। पहले आता था कि कौन कौन से पेयर सही हैं, फिर आया कितने पेयर सही हैं। अब क्या आता है ना कि भाई 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इन तीनों को पढ़ो और फिर जो है देखो कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 और 3 को जस्टिफाई कर रही है क्या, 2 जो है वो 3 और 1 को जस्टिफाई कर रही है क्या। तो ये है आपके अब ऑप्शंस। अब दोबारा आपके मतलब ऑप्शंस आएंगे कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, ये में से आपने आंसर निकालना है। तो बेसिकली पहले जो पेपर में क्वेश्चन इतने में खत्म हो जाता था, अब वो पूरा पेज भर रहा है क्वेश्चन में, तो बहुत लेंथी पेपर आ रहा है। तो जो प्रैक्टिस है वो भी हमारे ना बहुत अव्वल दर्जे की होनी चाहिए, तब जाके हमारा सिस्टम जो है वो ठीक रहेगा हिस्ट्री के रिगार्डिंग। और इसी के रिगार्डिंग जो है हम लोगों ने जो एक कोर्स है वो चलाया हुआ है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है एनरोलमेंट कराने की, दैट्स योर वेडनेसडे। ठीक है, आज हमारी 17 डेट है, 19, 20, 21, 22, 22 जुलाई इज द लास्ट डेट व्हेन यू कैन एनरोल फॉर दिस बैच। इसमें आपको बहुत सारे जो लाइव लेक्चर्स हैं वो मिलेंगे। लाइव क्लास होती है हमारी हर रोज 11 बजे, 11 से 2 के आसपास क्लास रहती है। डिपेंड्स अपॉन कि कितना लंबा टॉपिक है, कितना बोरिंग टॉपिक है, या फिर कितना मजा उसमें हम लोगों को आ रहा है। तो 11 से 2 के आसपास की क्लास की ड्यूरेशन रहती है। और एक टेलीग्राम चैनल भी है हमारा जिसका नाम है हिस्ट्री विद मनीषा। इसमें आपको जो भी होमवर्क दिया जाएगा वो आप लोगों ने अपलोड करना है कि भाई मैंने कर दिया। अब दिलवारा टेम्पल के बारे में, जगन्नाथपुरी टेम्पल मैंने होमवर्क दिया था, तो बहुत सारे बच्चों ने जो है बढ़िया तरीके से इसको भेजा है और याद किया है। अब क्योंकि टेम्पल अगर आप एक दिन में सारे कर लोगे ना तो कोई बात नहीं बनती, टेम्पल हर रोज एक करो, तो दैट एक आइडिया रहे कि भाई ये टेम्पल उस टाइम पर ये मूड था तब किया था, किसी से लड़ाई हो रखी थी तब किया था। तो ऐसे ना दिमाग में चीजें रहती है कि फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि क्वेश्चन अगर आएगा तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आपको जो है ना यहाँ पे लाइव एक्सेस मिलता है। यहाँ पर आपको जूम पे क्लास रहेगी तो आप चैट कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। अगर आप फिजिकली आना चाहते हैं कोर्स में तो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम टू यू गाइज। लेकिन अगर आप बहुत दूर रहते हैं चंडीगढ़ से तो आप जो है लाइव क्लास में आ सकते हैं, आपको बोलने का मौका मिल रहा है, आपकी एक स्ट्रैटेजी बढ़िया तरीके से बने। क्योंकि जब कोई बोलता है ना, हिस्ट्री जब पढ़ाता है तब अच्छे से याद होती है हमें, और जब कहानी ही सुन रहे हैं फिर तो हमेशा के लिए दिमाग में छपी जाती है वो सारी चीज। तो ये टेलीग्राम चैनल पे आपको एक अकाउंटेबिलिटी है आपके लिए कि भाई आप जो है यहाँ पर अपना होमवर्क अपलोड करें। अगर अपलोड नहीं करते हैं तो फिर पूछा जाता है उन लोगों से, बच्चों से, कि भाई क्यों अपलोड नहीं करा, क्या हो गया, सो गए हैं या फिर दिमाग में और 100 चीजें चल रही है, क्या चल रहा है।
सो देयर इज एन अकाउंटेबिलिटी कि भाई आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो वही डंडा जो है यूपीएससी के लिए चाहिए होता है, बिकॉज हर रोज मोटिवेशन डाउन होगा आपका, हर रोज आप ये सोचोगे कि तैयारी में छोड़ देता हूं, पता नहीं पेपर क्लियर होगा नहीं होगा, जॉब भी नहीं लग रही है, बैकअप ऑप्शन भी कोई नहीं है, हर रोज मोटिवेशन डाउन होता है, हर रोज मूड खराब रहता है। लेकिन हर रोज अगर हम 2 कदम भी चल रहे हैं ना, तो मतलब वो 2 कदम काउंट होते हैं। तो हर रोज 2 कदम आप चलें, जिसमें ना आपके बहुत सारे बच्चे सपोर्ट करते हैं, टीचर आपको सपोर्ट करता है, तो एक मेंटरशिप आपके लिए रहती है। सो अगर वेडनेसडे तक आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको 27% का जो डिस्काउंट है वो भी मिलेगा। सो डिस्काउंट अभी चल रहा है, यू कैन एनरोल इन दिस बैच। ये जो डिस्काउंट है ये आपका संडे तक वैलिड है, ठीक है। तो 19th of July इज द लास्ट डेट व्हेन यू कैन एक्सेस दिस डिस्काउंट। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कुछ हिस्ट्री के बारे में है। हम और सारे सेशंस के साथ आते रहेंगे, जिससे आपको हिस्ट्री से हम रूबरू करवाते रहेंगे कि भाई कैसे आपने इसको अप्रोच करना है, ठीक है। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट रहे, कोई भी आपको परेशानी रहे हिस्ट्री के रिगार्डिंग, बुक लिस्ट के रिगार्डिंग, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस, देन जस्ट लेट अस नो, एंड आई होप यू विल जॉइन द क्लास, एंड थैंक यू सो मच।